ब्रिटिश मिलिट्री में एक कायदा है 1/3 2/3 जो कहता है कि किसी काम को करने से पहले 1/3 वक्त प्लानिंग में खर्च कीजिए, 2/3 वक्त खपाइए उस प्लान के एग्जीक्यूशन की तैयारी में। भारतीय राजनीति में इन दिनों 1/3 की तो नहीं लेकिन 2/3 की चर्चा खूब है। दो पक्ष हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के 2/3 के मायने अलग हैं। क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियां घेरेबंदी में लगी हैं कि कहीं उनके कोले से 2/3 सांसद गुट बनाकर किसी और दिशा में ना चल दें। सत्ता पक्ष लगा हुआ है एक प्लान एग्जीक्यूट करने की तैयारी में, जिसके लिए किसी भी सूरत में संसद में 2/3 सिर अपनी बेंचों पर जुटा लेने की जरूरत है। प्लान पुराना है और एक संसद के पटल पर ही औंधे मुंह लुढ़क चुका है। याद कीजिए, साल 2026 का ही अप्रैल महीना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कहने पर सदन का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने एक बिल पेश किया, 131वां संविधान संशोधन बिल, जिसका हिस्सा था डिलिमिटेशन बिल यानी परिसीमन बिल, यानी लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़ाने का प्लान। साथ में महिला आरक्षण बिल भी था। ये पूरी एक पैकेजिंग थी। 16 अप्रैल को लोकसभा में बिल पेश होता है, 17 अप्रैल को बिल धड़ाम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी इस बिल को पास कराने के लिए जरूरी नंबर जुटा नहीं पाई, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव बीजेपी की चाहत के उलट परिणाम आए। बीजेपी 400 पार का नारा गढ़ चुकी थी, लेकिन अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। उसे 240 सीटों पर ही जीत मिली थी। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए के खाते में कुल 293 सीटें थीं। परिसीमन बिल को लेकर जब लोकसभा में वोटिंग हुई तो बिल के समर्थन में 298 वोट पड़े, जो कि बिल पास कराने के लिए जरूरी 2/3 वोट से काफी कम था। ध्यान रखिए, किसी भी संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए कुल मौजूद सांसदों का 2/3 हिस्सा समर्थन में वोट करने चाहिए। तब बीजेपी और एनडीए इस शर्त को पूरा नहीं करा पाए। नतीजा, डिलिमिटेशन का प्लान फेल हो गया। इस बिल ने फिनिक्स के लक्षण उसी वक्त दिखा दिए थे, अपनी ही राख से दोबारा जन्म ले लेने की कला। बिल गिरते ही यह तय हो गया था कि आगामी सत्र में बीजेपी ये बिल दोबारा पेश करेगी, लेकिन आगामी पेशी में तैयारी पहले से ज्यादा दिख सकती है। बीच में आ गए राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, तो कुछ दिन यह मामला शांत पड़ गया। 2026 में 5 राज्यों में चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। बीजेपी के लिए नाक का सवाल पश्चिम बंगाल था। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी और उनके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने डंके की चोट पर कह दिया था कि बीजेपी किसी भी हाल में 100 का आंकड़ा छू नहीं पाएगी। नतीजे आए तो पता चला कि ममता बनर्जी का दावा सही था, बीजेपी 80 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। चुनावी राजनीति में बलिष्ठता के चरम पर दिख रही बीजेपी के लिए यह हार से आगे की बात हो गई थी। तो उसी बैकग्राउंड के साथ बीजेपी ने 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने 2021 वाली रोटी पलट दी। दुधिया पके हुए हिस्से में भाजपा दिखी तो जले हुए हिस्से में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस। इस जीत से पश्चिम बंगाल में नए सिरे से इंजीनियरिंग शुरू होती है, इनडायरेक्ट ऑपरेशन लोटस। टीएमसी के 2/3 यानी 20 सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में पार्टी से बगावत कर जाते हैं। बागियों की कतार में ममता बनर्जी जैसी सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर ऑप्टिक्स सेट करने वाली सयानी घोष तक खड़ी दिखती हैं। ये 20 सांसद पहले तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहते हैं कि उनकी राहें टीएमसी से अलग हैं, इसलिए संसद में उनके बैठने का प्रबंध भी टीएमसी से अलग किया जाए। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर और पत्रकार इस इंतजार में थे कि खबर आएगी कि ये सांसद बीजेपी से जुड़ गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि त्रिपुरा में 2 विधानसभा सीटों पर सिर्फ एक बार चुनाव लड़ने वाली एक पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में शामिल हो जाते हैं। नंबर पर गौर कीजिए, टीएमसी के लोकसभा सांसदों की संख्या थी 28, 2/3 सांसद विलय नहीं होते तो दल बदल कानून के तहत सदस्यता ही रद्द हो जाती। 2/3 का आंकड़ा 19 बनता है और सांसद टूटे कितने?
20। बंगाल की खबर टीवी चैनल्स के फ्लैश से हटे भी नहीं थे कि महाराष्ट्र में आग सुलगने लगी। पता चला कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे माने यूबीटी के कुछ सांसद शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की चर्चा पहली बार शुरू हुई 14 जून को। उद्धव ठाकरे ने अपने आधिकारिक आवास मातोश्री में लोकसभा सांसदों की एक मीटिंग बुलाई। पार्टी के कुल सांसद हैं 9, लेकिन उस मीटिंग में सदेह पहुंचे सिर्फ 4 सांसद। मीडिया ने रिपोर्ट किया कि बाकी 4 सांसदों ने वर्चुअली मीटिंग में हिस्सा लिया, जबकि एक सांसद ने फोन के जरिए उद्धव ठाकरे से बातचीत की। इस बैठक में वर्चुअली और फोन के जरिए हिस्सा लेने वाले सांसदों को लेकर सूत्रों के हवाले से दावा होने लगे। कहा गया कि ये सांसद अब दिल्ली से ऑपरेट होने लगे हैं। महाराष्ट्र में दोबारा ऑपरेशन चालू हो गया है, लेकिन ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि ऑपरेशन टाइगर। फिर लगाई गई गणित कि कुल सांसद है 9, 2/3 बनता है 6, यानी टूटेंगे तो कम से कम 6, उससे एक कम भी नहीं। इंडिया टुडे पर हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट छपी है, जिसमें सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच 16 जून को शिवसेना यूबीटी के सांसद नागेश अस्टिकर रात करीब 1:30 बजे दिल्ली पहुंचे। हिंगोली से सांसद अस्टिकर नांदेड़ से प्राइवेट जेट पर सवार होकर आए थे। कुछ घंटों बाद यवतमाल वाशिम से सांसद संजय देशमुख और परभणी से सांसद संजय जाधव भी एक अलग प्राइवेट जेट से दिल्ली पहुंच गए। इन्होंने भी नांदेड़ से ही उड़ान भरी थी। चौथे बागी शिरडी से सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे हैदराबाद में थे। वाकचौरे वहां से प्राइवेट जेट से दिल्ली पधारे। इसके बाद मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल का दिल्ली आगमन होता है। जब ये सभी सांसदों की हाजिरी दिल्ली लग गई, सारे बागी सांसद नोएडा के ही एक होटल में उस रात रुके हुए थे। इसके बाद शुरू होता है सिलसिला दूसरे खेमे के नेताओं के दिल्ली पहुंचने का। सबसे पहले शिवसेना शिंदे गुट के विधायक और महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक दिल्ली आते हैं। सूत्रों के ही हवाले से लिखा गया कि दिल्ली तो शिवसेना के मुखिया और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी आए, लेकिन पहले वो मुंबई से जयपुर गए, फिर जयपुर से दिल्ली। यही होती है मीटिंग और स्क्रिप्ट लिखी जाती है उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दोबारा तोड़ने की। पिछली बार एकनाथ शिंदे ने ही तोड़ी थी, तब उद्धव ठाकरे को मूल पार्टी और पार्टी का धनुष बाण सिंबल भी गंवाना पड़ा था। टाइमिंग का खेल देखिए, साल 2022 में भी जून के महीने में पार्टी टूटी थी। इस बार भी जून का ही महीना चल रहा है जब सांसद बगावत पर उतर आए हैं। उद्धव ठाकरे के सिपह सालार आरोप लगा रहे हैं कि हर सांसद को 50 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। 15 करोड़ एडवांस दिए गए, 35 करोड़ फाइनली पार्टी बदलने के बाद। आरोप के बाद वो 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागियों को गाली दे चुके हैं। ऐसी गाली जो ना हम खुद बता सकते हैं, ना ही संजय राउत का वो वीडियो प्ले करके सुना सकते हैं। लेकिन इन बातों से फर्क पड़ता नहीं। फर्क तो इस बात से पड़ेगा कि लोकसभा में उद्धव ठाकरे की पार्टी का स्ट्रेंथ अब 9 से 3 पर आने वाला है। ये 6 बागी सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय कर सकते हैं, जो एनडीए की छतरी में लगी एक तीली है। तो इन 6 सांसदों का आना उस तीली के साथ साथ एनडीए के छाता को भी मजबूत करेगा, जिसे खोलकर और ज्यादा फैलाने की कोशिश हो रही है, ताकि छाव इतनी रहे कि डिलिमिटेशन बिल पेश करते हुए मशक्कत ना करनी पड़े। भानुमति के कुनबे में जो रोड़ा और पत्थर जोड़े जा रहे हैं, उनमें नई ईंट आ सकने के कयास हैं झारखंड से। अब यहां क्या हुआ है, झारखंड कोटे की 2 राज्यसभा सीटें खाली हुई तो 2 सीटों पर चुनाव हुए। चुनाव में इंडिया ब्लॉक की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक उम्मीदवार उतारा, दूसरा उम्मीदवार दिया कांग्रेस पार्टी ने, तीसरे कैंडिडेट थे निर्दलीय परिमल नाथवानी, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट अफेयर्स के डायरेक्टर हैं। नाथवानी को एनडीए का समर्थन हासिल था। झारखंड में विधानसभा की कुल सीटें हैं 81। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 प्राथमिक वरीयता वाले वोटों की जरूरत थी। झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल लिबरेशन शामिल है। गठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं, यानी खूब आराम से 28-28 वोट 2 उम्मीदवारों को मिलते हैं और दोनों सीटें गठबंधन के पास आ जाती। इसके उलट एनडीए के पास सिर्फ 24 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी के 21 और जेडीयू
AJSU और LJP रामविलास के एक एक विधायक हैं, यानी परिमल नाथवानी को जीत के लिए जो 28 वोट चाहिए थे उससे 4 वोट कम ही था एनडीए के पास, लेकिन ये गणित फेल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स है कि जेएमएम के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी को भी 30 वोट मिल गए, जबकि कांग्रेस के प्रवीण झा के हिस्से आए सिर्फ 21 वोट। एक वोट अवैध भी घोषित कर दिया गया। इंडिया ब्लॉक के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। चुनाव के नतीजे आते ही कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि गठबंधन के साथी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी हार का ठिकरा सीधे जेएमएम, आरजेडी और सीपीआई-एमएल लिबरेशन के माथे पर फोड़ दिया गया। सीपीआई-एमएल लिबरेशन ने सफाई में मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भी लिख दिया, कहा कि हमारे दोनों विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट दिया है। आरजेडी ने कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांकने का सुझाव दे दिया, कह दिया कि कांग्रेस अपने ही विधायकों का समर्थन जुटा नहीं पाई तो नाकामी छिपाने के लिए आरोप लगा रही है। झारखंड से जुड़े हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि क्रॉस वोटिंग जेएमएम और आरजेडी खेमे से हुई है, वो भी बराबरी में, यानी दोनों ही पार्टियों के 3-3 विधायकों ने बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी को वोट डाल दिया। इस नतीजे के बाद ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में लिखी गई स्टोरी की अगली कड़ी झारखंड है। यहां प्लॉट कुछ अलग हो सकता है। 2 स्थितियां बनने की भविष्यवाणी हो रही है। एक, जेएमएम और कांग्रेस का ब्रेकअप हो जाए, दूसरा गठबंधन बना रहे लेकिन रिश्तों में ठंडक आ जाए और केंद्र की जरूरत के हिसाब से जेएमएम बिहेव करे। ध्यान रखिएगा कि साल 2024 में ईडी ने हेमंत सोरेन को एक कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। सोरेन लगभग 5 महीने जेल में बंद थे। जनवरी में गिरफ्तारी हुई थी, जून में जमानत मिल गई तो बाहर आ गए। इसके कुछ महीने बाद नवंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, तब जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी थी। विधानसभा से पहले हुए लोकसभा चुनाव में जेएमएम के 3 सांसद भी चुने गए थे। 20+6 का समीकरण सेट हो चुका है। 3 का नंबर उसी पैटर्न पर आगे बढ़ता दिख रहा है, जिसका अगला मोड़ किसी मुद्दे पर सरकार को समर्थन देना या सीधे गठबंधन ही कर लेना होता है। लेकिन ये सारे नंबर जुटाकर पहुंचना कहां है 360 तक, क्यों और कैसे, इसे भी समझ लीजिए। 543 सीटों वाली लोकसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा 362 है। लोकसभा में 3 सीटें खाली हैं तो कुल सांसद हुए 540, जिसका 2/3 होता है 360। लोकसभा में फिलहाल एनडीए का नंबर है 298। टीएमसी के 20 बागी जो अब एनसीपीआई में शामिल हो चुके हैं, उन्हें जोड़ लीजिए। शिवसेना यूबीटी के 6 एनडीए के हो जाने के रास्ते पर हैं, बस औपचारिकताएं बची हैं। कुल बनता है 324। इसके बाद भी डीलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए 36 सांसद कम पड़ेंगे लोकसभा में। बीजेपी अब अटल बिहारी वाजपेयी वाले तासीर की रही नहीं, जो कहा करते थे कि सांसद जोड़ तोड़ करके गठबंधन करके सरकार बनानी पड़े तो उसे चिमटे से भी नहीं छुएंगे। ये तो नए भारत की नई बीजेपी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी, जो बिग पिक्चर देखती है, संस्कृत के साधन और साध्य वाले कॉन्सेप्ट में भरपूर यकीन रखती है, जो मानती है कि अपने साध्य के लिए साधन चाहे जो और जैसे तैयार करना पड़े कर डालो। तो साधन जेएमएम के 3 सांसद भी बन सकते हैं। वैसे बिल पास कराने में एक दिलचस्प नियम है। 2/3 का आंकड़ा कुल मौजूद सांसदों की संख्या के आधार पर निकाला जाता है, यानी अगर विपक्षी खेमे के सांसद वोटिंग के दिन गैर मौजूद रह जाएं तो भी बीजेपी को ही फायदा पहुंचेगा, क्योंकि इस 2/3 का नंबर कम होगा। परिसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। तर्क दिया जाता है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे साउथ इंडियन स्टेट्स को नुकसान होगा, क्योंकि इन राज्यों में उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में आबादी कम है। लेकिन यहां एक पेच है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था, अगर हम 543 सीटों के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करते हैं तो तमिलनाडु में महिलाओं के लिए 13 सीटें आरक्षित होंगी और 26 सीटें खुली रहेंगी। अगर हम 2011 की जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करते हैं तो संसदीय सीटों की संख्या 6 कम हो जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम हर राज्य के लिए सीटों की संख्या 50% बढ़ा रहे हैं। हर राज्य के लिए लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ा रहे हैं। यही वो बात है जहां बीजेपी दक्षिण भारत के उन क्षेत्रीय दलों को मना सकती है जो परिसीमन बिल का विरोध कर रही हैं।
एक अश्योरेंस देकर या लिखित तौर पर ऐलान करके। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की नज़र एम.के. स्टालिन की पार्टी डीएमके पर होगी, क्योंकि डीएमके ने तमिलनाडु चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, गठबंधन की हार हुई, विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन बहुमत से पीछे ही रही। कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों का समर्थन टीवीके को दे दिया, टीवीके की सरकार बनी, विजय सीएम बन गए। डीएमके ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने बिना बताए गठबंधन तोड़ दिया, जिसके बाद दोनों पार्टियों के बीच संबंध खत्म हो चुके हैं। दिल्ली में इसी जून के महीने में इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, जिसमें डीएमके ने हिस्सा नहीं लिया था। अब याद कीजिए कि डीएमके के पास 22 लोकसभा सांसद हैं, जो बीजेपी को 2/3 के आंकड़े तक पहुंचाने में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कंधा साबित हो सकते हैं। ये सब कुछ 1/3 समय के तहत की गई प्लानिंग की तरह दिख रहा है, जिसके एग्जीक्यूशन की तैयारी 2/3 समय में चल रही है। टारगेट में 2/3 का ही आंकड़ा है, तो हैरान मत होइएगा अगर बगावत के बंगाल चैप्टर, महाराष्ट्र चैप्टर के बाद 2-3 और चैप्टर्स जुड़ जाएं तो। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी जुटाई हमारे साथी आकाश ने, इसे शूट किया आनंद ने। मेरा नाम शुभम है। आप देखते रहिए खबरगांव।